हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ये मेरे कुछ वर्क है अन अकेडमी पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर लाइव भी पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जा करके फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आज से हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं दोस्तों दी हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस विद बेसिक का कोर्स, जो कि मैं अनअकैडमी पर बहुत लंबे समय से वहां पर भी मैं इसको रन कर रहा था। अब मैं इस चीज को यहाँ भी इसे रन कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के दी हिंदू के। ठीक है, इस कोर्स का नाम है दी हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस विद बेसिक 1 जून 2020। तो ये 1 जून 2020 से हम लोग यहाँ पर इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स मेरे द्वारा अर्थात कि सत्यम श्रीवास्तव के द्वारा इस कोर्स को रन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं और पहले टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक हमें यहाँ पर दोस्तों मिलता है कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हो, कल मन की बात में मोदी जी ने यहाँ पर कुछ बातें कही जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे टॉपिक चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर के कोई स्पीच हो या फिर प्रेसिडेंट की कोई स्पीच हो, जो देश के नाम वो संबोधन करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो हमें हेल्प कहाँ करते हैं, हम समझे तो वो हमें हेल्प करते हैं दोस्तों। वो हमें हेल्प करते हैं कहाँ पर? हमारे एस्से राइटिंग में हेल्प करते हैं, हमारे एथिक्स के पेपर में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारे आंसर राइटिंग में भी वो कहीं ना कहीं वाक्य या सेंटेंस हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, जिससे जो आंसर होता है वो हमारा बहुत ही बेहतर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वन सेकंड हमें दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर पहला टॉपिक हमें यहाँ पर मिलता है दोस्तों, कोरोना वायरस स्टे मोर। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर कही है, तो उसको भी देखेंगे कि क्या उन्होंने यहाँ पर कहा गया है। तो स्टे मोर विजिलेंट देन एवर अगेंस्ट कोविड-19 थ्रेट सेज मोदी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने रविवार को, अर्थात कि रविवार को यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को मन की बात में कहा कि ये वैश्विक जो महामारी है, अर्थात कि जो कोविड-19 है दोस्तों, उसके कारण सभी वर्ग के लोग वहाँ उससे प्रभावित हैं, उससे अफेक्ट हैं दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने कहा लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस पर प्रभाव पड़ा है वो है हमारा गरीब और श्रमिक पर दोस्तों। ठीक है, उन्होंने कहा कि वैश्विक लेवल पर इस कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है, लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे गरीब तबके को और साथ ही साथ श्रमिकों पर ये प्रभाव ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने यहाँ पर कही थी दोस्तों। ठीक है, ये बातें उन्होंने यहाँ पर कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क इंडियंस टू स्टे मोर विजिलेंट देन एवर अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ कोविड-19 ए डे आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड ए फेज ओपनिंग अप टू द इकोनॉमी टर्म अनलॉक 1 दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हो, आज से जो हमारा जो यहाँ पर शुरू हो रहा है, यानी कि कल हमारा जो लास्ट डेट था 31 मई को था कि जो हमारा जो कोविड-19 से जो यहाँ पर वो लगा हुआ था वो इसको खत्म होना था। ठीक है, लेकिन अब 1 जून से आप जानते हो कि यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया है हमारा लॉकडाउन 5 दोस्तों, जिसे नाम दिया गया है अनलॉक 1 नाम दिया गया है दोस्तों, जिसे अनलॉक 1 नाम दिया गया है, जिसे अनलॉक 1 नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप इसे यहाँ पर समझिएगा कि इसे क्या नाम दिया गया, अनलॉक 1 नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने और भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि प्रोत्साहन पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के हालिया फैसले से गांव में रोजगार, साथ ही साथ लघु उद्योग में बड़ी संभावनाएं भी खुली हैं। तो ये सब बातें थी जो उन्होंने यहाँ पर कहा। साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमी को यहाँ पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके सामूहिक प्रयासों से देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। साथ ही साथ इसके साथ ही उन्होंने सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब खुल गया है, ऐसे में हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, तो बस ये उन्होंने ये बातें कही थी और ज्यादा बात अगर जानने के लिए आप मन की बात को भी सुन लेना। मैंने यहाँ पर कुछ आपको बता दिया कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी पीपीटी को भी आप एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट इज एक्सपर्ट सेज, उन्होंने क्या कहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि वो कह रहे हैं कि एट लुक एट सम ऑफ द रिकमेंडेशन बाय हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड रिसर्चर्स एंड एकेडमिक टू द गवर्नमेंट टू टैकल द कोविड-19 पैंडेमिक दोस्तों। ठीक है, पैंडेमिक और एंडेमिक का क्या मतलब होता है। जब पैंडेमिक मतलब जब कोई बीमारी है या कोई चीज है, जब वो बहुत ही आप मतलब बहुत वो वैश्विक लेवल पर पहुंच जाए। ठीक है, जब कोई बीमारी है वो वैश्विक लेवल तक पहुंच जाए तो उसे हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन कहते हैं। एंडेमिक सिचुएशन किसे कहते हैं, जब वो कोई बीमारी है किसी एक ही क्षेत्र में जब वो रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एंडेमिक कहते हैं। तो ये एंडेमिक और पैंडेमिक का टर्म आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। पैंडेमिक है जब एक से ज्यादा देश पूरे देश में ये फैल जाता है तो उसे हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक जब किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही वो चीज रहती है तो उसे हम लोग एंडेमिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कहा गया कि ए पैनल ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट एंड सोशल साइंटिस्ट एट सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी कंस्टिट्यूटेड टू एड्रेस द हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दोस्तों। कॉम्प्रिहेंसिव डाटा इंक्लूड टेस्ट रिजल्ट शुड बी मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन दोस्तों। तो उनका कहना है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव जो डाटा है, जो रिजल्ट है, उसको यहाँ पर पब्लिक डोमेन में उसे यहाँ पर रखा जाए, ये भी उन्होंने यहाँ पर कहा है दोस्तों। ठीक है, रैपिड स्केलिंग ऑफ अ पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड रिसर्च should be done with the allocation of 5% of GDP to health expenditure at the central and state level। तो मतलब कि इससे लड़ने के लिए जीडीपी पर कम से कम 5% हमें इसके लिए एलोकेट करना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए जीडीपी का कम से कम 5% हमें इसके लिए एलोकेट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंसिव सर्विलांस शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई सारी एंड ILI पेशेंट and through clinical institution of to identify हॉट स्पॉट दोस्तों। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान में रख सकते हो इस चीज को। ये यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर ये बातें उनके द्वारा कही गई है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमारे बस थोड़ी सी मैंने आपको ये बता दिया कि क्योंकि मन की बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सेम सेंटेंस हम लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में या फिर हम लोग अपने ऐसे पेपर में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको ये सेशन ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पर मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का दोस्तों। ये टॉपिक है अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप टेबल इन नेपाल पार्लियामेंट दोस्तों। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट का जो यहाँ पर न्यू मैप का जो यहाँ पर बिल लाया गया है उसे यहाँ पर नेपाल के पार्लियामेंट में इसे यहाँ पर पेश किया गया है। तो नेपाल में मानचित्र विधेयक पेश किया गया है। तो ये समझेंगे कि आखिर ये इशू क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके बेसिक को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि इस कोर्स का नाम है दी हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस विद बेसिक। क्वेश्चन दोस्तों कैसे आते हैं, बेसिक से आते हैं। करंट अफेयर्स डिराइव्ड बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे ये पूरा मैंने आपको दिया है। ठीक है, अब यूपीएससी प्रेस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये विधेयक में मतलब क्या है, कौन से सरकार ने पेश किया या किसे, ये नहीं पूछा। ठीक है, इसमें जो टर्म यूज हुए हैं जैसे कि इशू क्या है, नेपाल और इंडिया के बीच में इशू क्या है, अभी आगे इसमें काला पानी का टर्म यूज हुआ है, लिपू लेक का टर्म यूज हुआ है। तो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, ना कि ये सब डाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बेसिक को हम लोग को कवर करना है, लेकिन पहले समझते हैं कि ये आखिर ये न्यूज है क्या, हमें क्यों पढ़ना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर the government of Nepal on Sunday tabled the crucial constitution amendment bill to formalize the country's new map which claims parts of India as its territory। तो दोस्तों यहाँ पर भारत के सीमा विवाद के बीच नेपाल सरकार ने रविवार के संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य ये है, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि देश के मानचित्र में बदलाव करना है। नेपाल के देश के जो मानचित्र है उसमें बदलाव करना है।
साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया, और साथ ही साथ यहाँ नेपाल ने कहा है कि देश का जो संशोधित जो ये राजनीतिक और प्रशासनिक जो मानचित्र जारी किया गया था अभी, जिसने अपने सामरिक रूप से इलाकों में लिपू लेख और साथ ही साथ जो हमारा काला पानी ट्रिब्यूटरी लिम्पिया धारा पर दावा किया था। जो पुराना जो मैप था इनका दोस्तों, जो कि इससे पहले उन्होंने यहाँ पर रिलीज किया था नेपाल ने हाल में, आज वो मैंने डिस्कस किया था, आपको मैंने बताया भी था, काला पानी का टर्म आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, सेपरेट लेसन है। तो यहाँ पर था क्या, ठीक है, मुद्दा क्या है हम ये समझते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल पेश किया गया है, लेकिन इससे पहले नेपाल की सरकार ने देश में एक संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से जो था महत्वपूर्ण इलाके, जैसे कि लिपू लेक हो गया, ठीक है, लिपू लेक हो गया, ठीक है, लिपू लेक हो गया, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो लिपू लेक हो गया, काला पानी हो गया, लिम्पिया धारा पर दावा किया था। भारत ने दोस्तों इस पर आपत्ति भी जताई थी, और जताते हुए भारत ने कहा था कि इस क्षेत्र पर बढ़ा चढ़ाकर किए गए कृत्रिम दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता, और पड़ोसी देश इस तरह के अनुचित मानचित्र दावे से अलग रहने को कहा था दोस्तों। ठीक है, तो इस बिल में यही कहा गया था। तो दी कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड अमेंडमेंट बिल बी चेंज दी शेड्यूल 3 दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसे आपको इतना ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, पहले समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है। ठीक है, तो शेड्यूल 3 ऑफ द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मैप विद द मैप दैट दे अनवील्ड ऑन 20 मई दोस्तों। ठीक है, तो 20 मई को जो यहाँ पर जो मैप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर दिखाया, तो द न्यू मैप डिपिक्ट्स द सिल्वर ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लैंड कवरिंग लिपू लेक हो गया, लिम्पिया धारा एंड काला पानी एज पार्ट ऑफ नेपाल। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर इसमें दिखाया था। तो अब इसमें इस बिल में जो इन्होंने ये बिल जो पेश किया है, उसमें क्या है इस बिल में, तो विधेयक में नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में संशोधन कर इसे संविधान की तीसरी अनुसूची दोस्तों, तीसरी अनुसूची में शामिल करने को कहा गया है। ठीक है, तो जो ये संशोधित जो नेपाल का जो राजनीतिक मानचित्र यहाँ पेश किया गया है, इसे शेड्यूल 3 में तीसरी अनुसूची में शामिल करने को कहा गया है, और संशोधित विधेयक को संसद से मंजूरी मिलते ही नए मानचित्र का उपयोग सभी आधिकारिक दस्तावेज में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना था दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों कुछ टर्म यूज हुए हैं, कुछ टर्म यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म जो है वो यहाँ पर यूज हुए हैं, उन्हें हमें थोड़ा सा समझना है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक क्या जो ये एरिया जो नेपाल इस पर दावा करता रहा है, जो इस बिल में जो इस बिल में जो ये लेकर आया है, द एरिया इज करंटली पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, बट नेपाल हैज डिस्प्यूटेड विद इंडिया पोजीशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोस्तों जो ये एरिया है, काला पानी का जो एरिया है, वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे भी। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है काला पानी का इशू क्या है, उसे हम लोग समझेंगे कि आखिर काला पानी का इशू क्या है। ये ठीक है, ये ठीक है, काला पानी हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग समझेंगे लिपू लेक। ठीक है, लिपू लेक आज हम लोग ये दो टर्म को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो काला पानी को समझते हैं दोस्तों। तो काला पानी का जो क्षेत्र है, हाल ही में भारत द्वारा जो राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया था, उसमें काला पानी क्षेत्र की सीमा को लेकर नेपाल ने विरोध जारी किया था। ठीक है, तो ये तो अब मैंने आपको पहले बताया। अब काला पानी है क्या, तो काला पानी क्षेत्र भारतीयों का एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा यह काली नदी का उद्गम स्थल भी है। तो जो काली नदी है दोस्तों, उसका जो उद्गम स्थल है वो यहीं से होता है, काली पानी से ही होता है, और यही काली नदी काला पानी से भारत और नेपाल दोनों देशों का सीमांकन करती है, जो आगे चलकर टनकपुर में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। तो काला पानी क्षेत्र जो है वो भारतीयों के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में है, यहीं से काली नदी का उद्गम भी होता है, और काली नदी काला पानी से होते हुए भारत और नेपाल दोनों देशों में ये वो सीमांकन करती है दोस्तों। ठीक है, विवाद क्या था दोस्तों, तो नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली की संधि इंपॉर्टेंट है, इस बार ये बहुत ही न्यूज में था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सुगौली की संधि जो है 1816 में हुई थी। तो नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना
कहना है कि सुगोली संधि के तहत काली जो अर्थात महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें लिपुया धारा, काला पानी और लिपुलेख, देखिए दोस्तों आ गया ना, लिपुलेख में शामिल है, नेपाल का एक अभिन्न अंग है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। तो भारत कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, और ये इनका ये एक तर्क है कि सुगोली की संधि जो हुई थी 1816 के अनुसार, वो मतलब कि उसके अनुसार ये जो एरिया है वो इनका है दोस्तों। लेकिन एक्चुअली में ये जो एरिया है वो इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ मैप मैंने आपको लगाया काला पानी, ये रहा हमारा काला पानी, ठीक है, काला पानी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये काला पानी दोस्तों, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर काला पानी है, यहाँ पर लिपुलेख यहाँ पर आसपास है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड है और इधर हमारा नेपाल लोकेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं लिपुलेख दर्रा के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका क्या इश्यू है दोस्तों। तो लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के मध्य काला पानी क्षेत्र के पास एकदम पश्चिमी बिंदु पर है दोस्तों। तो ये जो लिपुलेख है वो नेपाल और भारत के जो मध्य काला पानी जो क्षेत्र है उसके एकदम उसके पश्चिमी बिंदु पर है, और भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा विवाद का ये क्षेत्र है दोस्तों। भारत और नेपाल दोनों ही इस क्षेत्र को अपने अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है दोस्तों। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में सुगोली की संधि का जिक्र किया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगोली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगोली में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो एंग्लो नेपाल युद्ध को भी आपको ध्यान में रखना है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंग्लो और नेपाल वार को भी आपको ध्यान में रखना है 1816 के, और इसी के पश्चात सुगोली की संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में किया गया था दोस्तों। तो ये लिपुलेख का दर्रा है, मैंने आपको मैप में भी मैंने आपको दिखाया, तो आप इसे यहाँ पर आप इसे जान सकते हो गाइस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पर मिलता है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पर मिलता है मिजोस लॉर्ड बिहार पीपल काइंडनेस दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने क्यों लगाया, ये टॉपिक वैसे आपके बस इसमें एक चीज हमें समझना था मिजो कम्युनिटी के बारे में दोस्तों। किसके बारे में, मिजो कम्युनिटी के बारे में हमें यहाँ पर समझना था, ठीक है, कि आखिर ये जो मिजो जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो जो ये मिजो कम्युनिटी है ये एक प्रकार से जनजाति है, ये एक प्रकार से दोस्तों जनजाति है जो मिजोरम में ये मिजोरम में ये लोग मतलब कि निवास करती हैं दोस्तों। कहाँ पर निवास करती हैं, मिजोरम में दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बस इतना, मैं इस टॉपिक में बस आपको यही समझना था कि जो मिजो कम्युनिटी है, कभी कभी जनजाति से लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जनजाति कहाँ किस राज्य की है, ये जनजाति किस राज्य की है। तो मिजो जो है वो मिजोरम में है दोस्तों, ठीक है, मिजोरम में है, मिजो नाम से आपको ध्यान में रखना है मिजो कम्युनिटी को लेकर के दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पर मिलता है दोस्तों, हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि लोकस्ट कंट्रोल जो है, लोकस्ट जो यहाँ पर लोकस्ट नहीं, ठीक है, लोकस्ट कंट्रोल गवर्नमेंट इग्नोरिंग नॉन केमिकल मेजरमेंट दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये टॉपिक इस साल बहुत न्यूज में भी ये टॉपिक यहाँ पर था दोस्तों, ठीक है। 1 सेकेंड, सो गाइस यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी एडवाइजर कुदरती खेती, यहाँ पर जो नाम जाएगा कुदरती खेती, ना कुदरती, ठीक है, कुदरती खेती अभियान के यहाँ पर जो एडवाइजर है, हरियाणा हैज एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट ओवर द फैक्ट दैट डिस्पाइट द नोन साइड इफेक्ट ऑफ एरियल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड द गवर्नमेंट्स लोकस्ट कंट्रोल पॉलिसी वाज फोकस्ड ओनली ऑन केमिकल स्प्रे। तो यहाँ पर कहा गया है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो यहाँ पर इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो केवल केमिकल प्रोसीजर पर ही ध्यान दे रही है, ठीक है, इनसे लड़ने के लिए वो केवल केमिकल स्प्रे का ही उपयोग
उपयोग कर रही है, ठीक है, जो कि उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है, उन पर होता है और उनका आसपास के लोगों पर भी उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने कहा है कि यही स्टडी कंप्लीटली इग्नोर्ड नॉन केमिकल मेजर्स, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो नॉन केमिकल मेजर्स है उसे यहाँ पर यूज नहीं किया जा रहा है, इनसे लड़ने के लिए, इनसे लड़ने के लिए केवल केमिकल को ही यूज नहीं किया जाए बल्कि नॉन केमिकल प्रोसीजर पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है, उस पर भी ध्यान दिया जाए, उस पर भी ऑप्शन मौजूद है तो उस पर भी काम किया जाए, केवल केमिकल से ही इन्हें यहाँ पर खत्म ना किया जाए क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रीलिम्स में ये सब नहीं आएगा कि कैसा क्या है, ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन जो बेसिक हमें समझना है वो है लोकस्ट के बारे में, वो है लोकस्ट के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो लोकस्ट का हिंदी होता है टिड्डी, आपने इसे देखा होगा, इसे टिड्डा भी कहते हैं, टिड्डी भी कहते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास लड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये क्या है, मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। टिड्डियों की प्रजातियों में रेगिस्तानी टिड्डियां जो हैं वो सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं। तो जो यहाँ पर जो रेगिस्तानी जो टिड्डियां हैं ये एक प्रकार है, बहुत सारी भारतीय टिड्डी की प्रजाति है, तो उसे हम लोग किसी और दिन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो उसको किसी और दिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो राजस्थानी जो टिड्डी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती है दोस्तों। आमतौर पर जुलाई अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं, जैसा कि अब इस समय जो हमारा जो मंथ चल रहा है जून और जुलाई, ठीक है, जून और जुलाई मतलब कि जुलाई से जो अक्टूबर का जो महीना होता है ये काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये अब आपने भी देखा होगा, ठीक है, आपने घरों में भी देखा होगा जब बारिश होती है, ठीक है, फिर वो शाम होता है तो बहुत सारे कीड़े ये जो टिड्डी है वो आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छी बारिश और परिस्थितियां अनुकूल होने की स्थिति में ये तेजी से प्रजनन करती हैं और उल्लेखनीय है कि मात्र 3 महीनों की अवधि में इनकी संख्या 20 गुना तक बढ़ सकती है दोस्तों, और ये फसलों को बहुत ही ज्यादा ये नुकसान पहुंचाती है। राजस्थान, हरियाणा ये सब इससे प्रभावित है राज्य हैं जहां का इनका हमला बहुत ही ज्यादा इनकी फसलों पर हुआ है दोस्तों। तो टिड्डी के बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये एक उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं, इनके पास उड़ने की अपार क्षमताएं होती हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है टिड्डी को लेकर के। टिड्डी और लोकस्ट ये दोनों नाम आप ध्यान में रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, मैं आपसे ये बात यहाँ पर कह दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर न्यू टॉपिक जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है टू मैनी एस्पिरेंट फॉर मनरेगा जॉब दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मनरेगा के बारे में कहा गया है कि एज द कोविड-19 induced reverse migration has brought many families to their native places in the northern district of Karnataka, the onus now is creating more percentage under the महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट स्कीम। तो ये दोस्तों कहा गया कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इसमें जो माइग्रेंट्स हैं या फिर जो मजदूर वो मनरेगा जॉब्स के तहत वो आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा दोस्तों, ठीक है। मनरेगा ये हमारा बेसिक होता है। तो दी हिंदू पेपर आम लोगों के लिए भी आता है, लेकिन हमें इसमें से डिराइव्ड टॉपिक को उठाना है जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव मनरेगा के बारे में पढ़ने का दोस्तों, ठीक है। तो मनरेगा है क्या, ठीक है, और ये सब आप पढ़ सकते हो, ये आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है, ये काम की चीज नहीं है, बस ये इसमें ये दिखाया गया कि किस प्रकार के इनको जॉब दी गई है कि कितने लोग इसमें हैं, ठीक है। यहाँ पर मुद्दा है मनरेगा कार्यक्रम का दोस्तों। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग नरेगा भी कहते हैं
थे, ठीक है। अब इसे मनरेगा के नाम से हम लोग जानते हैं, पहले से हम लोग नरेगा के नाम से जानते थे, के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया दोस्तों। तो ये अधिनियम आपको ध्यान में रखना है कि मनरेगा जो एक्ट है 2005 का, ये बस इसका नाम चेंज हुआ है, 2010 में इसका नरेगा नाम को चेंज करके इसे मनरेगा कर दिया गया दोस्तों। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार के कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक और कल्याणकारी कार्यक्रम है दोस्तों। विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट सोशियो ये एक कार्यक्रम है दोस्तों विश्व का। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम दोस्तों इसमें, ठीक है, इसमें कोई कुशल की जरूरत नहीं होती है, इसमें अकुशल लोगों की जरूरत होती है। अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का, ये की पॉइंट जरूर ध्यान रखना दोस्तों, आपसे प्रीलिम्स में 100 की जगह आपको 103 दिन दे सकते हैं, 120 दिन दे सकते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता 5 किलोमीटर दूरी की दशा में प्रदान किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 100 दिन का उनको गारंटी युक्त रोजगार दिया जाता है और धातव्य है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान किया गया। तो जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जो जनजातीय इलाके हैं, वहां पर जो दिन रखे गए हैं वो 150 दिन रखे गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मली जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्मली जो है वो 100 दिन का उनको वहां पर रोजगार दिया गया है दोस्तों। तो ये था पूरा मनरेगा के बारे में कार्यक्रम, मनरेगा कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपके लाया हूं, ठीक है। वैसे पेपर में कोविड-19 ही रहता है, लेकिन हमें अब उसे नहीं पढ़ना है, हम लोगों ने उसे पढ़ लिया है। लास्ट में जब कोई इंपॉर्टेंट डाटा या कुछ आएगा तो उसे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मिलते हैं, वन डेड इन सेकेंड लिंचिंग इन ए वीक इन असम दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों लिंचिंग, यहाँ पर जो मॉब लिंचिंग है एक प्रकार से, ठीक है, उसे यहाँ पर बताया गया है मॉब लिंचिंग क्या है कि उसके कारण यहाँ पर 23-year-old मैन वाज लिंच्ड बाय ए मॉब इन ईस्टर्न असम। इस असम यहाँ पर जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 29 मई को यहाँ पर उनको यहाँ पर मार दिया गया। ये आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर दोस्तों, तो और ये असम में हुआ है दोस्तों, ठीक है, असम में हुआ है, ठीक है। तो अब ये है क्या, ठीक है, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, कि मॉब लिंचिंग होता क्या है, इसे हम लोग अगर समझें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो क्या होती है मॉब लिंचिंग? तो जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को, लिंचिंग का मतलब क्या होता है? लिंचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि लिंचिंग का मतलब होता है कि कोई, मतलब कि यहाँ पर जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए अपराध के लिए कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दी जाए अथवा उसे पीट कर मार डाला जाए, तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या मॉब लिंचिंग कहलाई जाती है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक होता नहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा कि मतलब चोटी काटने वाला कोई आ जाता है, या अगर कोई आपके द्वार पर कोई मांगने आता है ना, तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग उसे मतलब भूत प्रेत बता करके, या कोई स्त्री है, ठीक है, उसे कोई भूत प्रेत बता करके उसे सारे गांव लोग उसे मिलकर पीटने लगते हैं और उसे पीटते जाते हैं जब तक वो मर नहीं जाती है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसे पीटते रहते हैं। वो केवल अफवाहों के आधार पर एक लोग अफवाह फैला देंगे और वो पूरा गांव उन अफवाहों में आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों, ठीक है। इस तरह की हिंसा में कानूनी प्रक्रिया या सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता, ना तो कोई कानून का पालन किया जाता है, किसी पुलिस के सामने जनता खुद ही एक प्रकार से पुलिस बन जाती है, गुंडा बन जाती है और वह पूर्णतः गैर कानूनी कार्य होता है दोस्तों। 2017 का पहलू खान हत्याकांड आपने सुना होगा, मॉब लिंचिंग का एक बहुत चर्चित उदाहरण है, जिसमें कुछ तथाकथित गौ रक्षकों की भीड़ ने गौ तस्करी के झूठे आरोप, ठीक है, गौ तस्करी के झूठे आरोप में पहलू खान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। या तो सिर्फ राजस्थान का ही उदाहरण है, इसके अतिरिक्त देश के अन्य कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं हमें मिलती है, तो मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस द इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर एन एक्सीडेंट ऑन रोड टू ए पैनिक स्पॉट थ्रू दी गबरू प्रभात टी स्टेट क्लोज दी बॉर्डर विथ नागालैंड दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इनको वहाँ के लोगों को यहाँ पर मतलब कि कुछ,
ठीक है। कुछ उनको लगा होगा कि ऐसा मतलब कि उनसे खतरा या कुछ ऐसे अफवाह पर उन्हें ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ये लिंचिंग का मामला था, ठीक है। यहाँ पर ये और ये सेकेंड लिंचिंग का मामला है, तो लिंचिंग का आप लिंचिंग को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे। और ये जितने भी मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। एक टॉपिक आईआर से संबंधित है, वो आई थिंक इंडिया और चाइना और नेपाल को लेकर के, तो मैं उस पर एक सेपरेट लेसन बनाने वाला हूं, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा सेपरेट। और मैंने कल वर्ल्ड नो टोबैको डे पर लेसन बनाया था, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इससे पहले मैंने परसों मैंने एक लेसन बनाया था, एक छोटा सा लेसन था, वो पीएम केयर्स फंड कर। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है, जो टेलीग्राम जो ग्रुप है लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, आप पर आपको इसका टेलीग्राम इसका पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा अभी क्लास के बाद। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप सिंपली जाइएगा लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव लिखोगे।